तो इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे सर्च 2026 के बारे में, जो कि आईआईटी कानपुर का रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जो कि स्टार्ट हो गया है, यानी कि इसके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम देख रहे होंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, स्टाइपेंड आपको कितना मिल रहा होगा, आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जिससे कि आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन डिफरेंट एक्सपेक्ट को हम कवर कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले कि इसमें किन को अप्लाई करना चाहिए और इसकी लेगेसी क्या है। तो ऐसा नहीं है कि नया स्टार्ट होने वाला है, ये जो प्रोग्राम है वो 8 मई 2006 से ये आपका कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी पुराना प्रोग्राम है, 20 साल हो गए इस प्रोग्राम को रन करते हुए। ऑब्जेक्टिव जो इसका है कि कोई भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो रिसर्च कल्चर डेवलप करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट होगा। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए एमएस वगैरह अब्रॉड जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी रिसर्च को काफ़ी वैल्यू किया जाता है, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो इसको। ठीक है, मोड की मैं बात करूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे पूछते हैं कि ऑफलाइन या ऑनलाइन है, तो ये जो इंटर्नशिप होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। आपको ऑन कैंपस जाना होगा, आपको आईआईटी कानपुर विजिट करना होगा, उनके प्रोफेसर के साथ आपको क्या करना होगा, रिसर्च करना होगा। तो ऑनलाइन ये प्रोग्राम नहीं होने वाला है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टाइमलाइन को लेके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसका एप्लीकेशन विंडो है वो 2 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो होने वाला है अप्लाई करने का वो है 22 फरवरी। आपको 20 दिन का टाइम मिला है, यानी कि एप्लीकेशन विंडो ओपन है। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो अभी। जब आप अप्लाई कर दोगे तो इसका जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो 23 मार्च को अनाउंस होगा। जो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसा नहीं कि 2 फरवरी को आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो आपका जस्ट मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, जब आपका समर वैकेशन होगा तब आपकी ये जो इंटर्नशिप है वो स्टार्ट होगा। जो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है वो 11 मई से स्टार्ट होने वाला है 2026 में, और जो प्रोग्राम खत्म होगा वो होगा 10 जुलाई को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, वो याद रख लो। जो पूरा प्रोग्राम है वो 8 वीक का होने वाला है। समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट डेट आप मार्क कर लो कैलेंडर में, जिससे कि आप इसको भूल ना जाओ। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी मैट्रिक्स के बारे में कि कौन से लोग एलिजिबल होंगे। तो देखो, इसमें 3 कैटेगरी आती है। एक होता है कि ऐसे स्टूडेंट जो आईआईटी कानपुर के नहीं हैं, वो कोई और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं लेकिन वो इंडियन है, तो कैटेगरी A1 है। ठीक है, कैटेगरी बी में वो फॉल करते हैं जो आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट हैं, और कैटेगरी सी में वो आते हैं जो सार्क, यानी कि जो अब्रॉड के, जो सार्क कंट्री के जो स्टूडेंट हैं वो इसमें आएंगे। तो मेनली इस वीडियो में हम नॉन आईआईटी कानपुर के जो स्टूडेंट हैं, जो इंडियन, उनके बारे में बात कर रहे होंगे। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, अगर आप बीटेक में हो, बीई कर रहे हो, बीआर कर रहे हो, या फिर बीएस कर रहे हो, लेकिन इसमें है आपके थर्ड ईयर में आप होने चाहिए तब आप एलिजिबल हो। अगर आप बीएससी कर रहे हो या बीए कर रहे हो और इसमें आप सेकेंड ईयर में हो तो एलिजिबल हो। जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होगा उसके लिए क्या होगा कि मिनिमम जो सीपीआई इन्होंने मांग रखा हुआ है वो 6 है, यानी कि 60% है। समझ में आ गया। तो सीपीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 6 से नीचे है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप अगर बीटेक बी आर कर रहे हो तो उसमें थर्ड ईयर होना जरूरी है, बीएससी और बीए के लिए सेकंड ईयर। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि स्टाइपेंड काफ़ी लोगों का होता है कि यार ये बताओ कि ये पेड है या अनपेड है। तो एक वर्ड में, ये पेड इंटर्नशिप है। इसमें 4 टीयर हैं। टीयर 1 में है इंस्टीट्यूट फंडेड, टीयर 2 में है पार्सल फंडेड, टीयर 3 है आपका प्रोजेक्ट फंडेड, और टीयर 4 है सेल्फ फंडेड। अगर आप इंस्टीट्यूट फंडेड में आते हो, यानी कि ये डिपेंड करता है आपका प्रोफाइल कितना है, आपका सीपीआई कितना है। फिर जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप इंस्टीट्यूट फंडेड में आ रहे हो या किस में आ रहे हो। तो अगर आप इंस्टीट्यूट फंडेड में अलाई कर रहे हो, आपका प्रोफाइल अच्छा है, तो इसके केवल टोटल 60 स्लॉट्स हैं, तो इसमें जो स्टाइपेंड मिलेगा वो आपको 16,000 मिलेगा। इसके रिक्वायरमेंट क्या है कि सीपीआई जो होना चाहिए वो 8.5 या 8.5 से ज़्यादा होने चाहिए। टीयर 2 में जो होंगे वो पार्शियल फंडेड में क्या होगा, इसमें भी 60 सीट्स अवेलेबल हैं। इसका जो स्टाइपेंड है वो इंस्टीट्यूट फंडेड से कम है, यानी कि हाफ हो जा रहा है। इसमें आपको 8,000 मिलेगा। ठीक है, स्टाइपेंड। इसकी भी रिक्वायरमेंट सीपीआई क्या होनी चाहिए, वो 8.5 या 8.5 से ज़्यादा होना चाहिए। टीयर 3 में क्या है, प्रोजेक्ट फंडेड। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपकी फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी वो डायरेक्टली फैकल्टी मेंबर के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें अमाउंट वेरी कर सकता है। टीयर 4 में क्या है, ये आपका सेल्फ फंडेड होगा। आपको कॉलेज के थ्रू, आईआईटी कानपुर के थ्रू कोई भी फंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो रिसर्च अपॉर्चुनिटी है वो आपको दी जाएगी, आप वहाँ पर रिसर्च कर सकते हो। तो ये हो गया स्टाइपेंड के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइबिलिटीज़ है, यानी कि आपको कितना पे करना होगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, तो अगर आप नॉन आईआईटी इंडियन स्टूडेंट हो, आप दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे हो, आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट नहीं हो, तो आपको 750 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी देना होगा। पेड आप करना होगा फेज़ 1 में। आपको एक बार रजिस्ट्रेशन फ़ी दे दिया, उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी देना होगा। वो जो टोटल अमाउंट होगा 4,000 होगा। तो टोटल लायबिलिटी कितनी हो रही है, 4,750 रुपीज़ आपको नॉन आईआईटी
आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट को पे करना होगा। अगर मैं आईआईटी कानपुर स्टूडेंट की बात करूँ तो उनको रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं देना है, ऐसे सार के स्टूडेंट को भी रजिस्ट्रेशन नहीं देना है, लेकिन एडमिन चार्ज आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट को 3000 और जो सार के स्टूडेंट हैं उनको 4000 देना होगा। तो ये याद रखना कि 750 रुपीज़ आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी भी लग रहा है यहाँ पे। आगे बात करते हैं जो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है वो कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इसके 2 फेजेस में आपके हो रहे हैं। एक जो होगा स्टार्टिंग में आपको जो स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में, इसमें आपको पहले जाना है पोर्टल पे। जो पोर्टल है वो है search.iitk.ac.in। मैं इस पोर्टल को आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे आपको उसको अप्लाई करना है। आप इस पोर्टल पे जाओगे और आपको अप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आ गया। आप अप्लाई में रजिस्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे जाकर रजिस्टर करो आप। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना होगा 750 रुपीज़, जो एसबी कलेक्ट के थ्रू करना है। फिर ट्रांजेक्शन नंबर आप सेव कर लो। फेज़ 2 में क्या होगा, आपको जो फॉर्म है उसके डिटेल फिल करने होंगे। तो आप लॉगिन करो, जो आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड किया, जो आपको क्रेडेंशियल मिले उसी से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। फिर आपको फॉर्म फिल करना है और एक सिंगल डॉक्यूमेंट पीडीएफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब ये सिंगल पीडीएफ डॉक्यूमेंट में क्या होगा उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप सबमिट कर दोगे। तो 2 फेज़ में इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। आगे बढ़ते हैं। अब जो डॉक्यूमेंटेशन किट है, यानी कि जो एक सिंगल पीडीएफ बनेगा उसमें क्या-क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट होगा वो ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट हो सकता है, जिसमें आपका क्यूमुलेटिव जो सीपीआई होगा वो ज़रूर शो होना चाहिए, जो कि इनकी रिक्वायरमेंट 6 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो यहाँ पे पहले अटैच करना है। फिर होगा रिसर्च प्रपोजल। मैक्सिमम 500 वर्ड का जो आप रिसर्च प्रपोजल लगाओगे वो भी आपके पीडीएफ में आपका अटैच होगा। फिर जो तीसरा और चौथा डॉक्यूमेंट होगा वो आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर होंगे, 2 प्रोफेसर के द्वारा, ये फैकल्टी के द्वारा साइन किए गए होंगे। फिर आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लग रहा होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि वन सिंगल पीडीएफ में आपको क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। अब बात कर लेते हैं रिसर्च प्रपोजल के बारे में, जिसका जो मैक्सिमम वर्ड काउंट है वो 500 वर्ड काउंट में आपको लिखना है। तो इसमें आपके 5 एलिमेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहला जो एलिमेंट है वो है रिसर्च इंटरेस्ट। आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो और इसको आपको डिफाइन करना होगा क्लियरली। आपका उस टॉपिक में मतलब स्पेसिफिक जो टॉपिक है उसके लिए क्यों आप अप्लाई कर रहे हो, उसका मोटिवेशन क्या है, वो आपको लिखना होगा। फिर आपका बैकग्राउंड क्या है, यानी कि अगर कोई टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उसका एग्जिस्टिंग नॉलेज है कि नहीं है, वो आपको दिखाना होगा। मेथोडोलॉजी क्या होगा, मतलब आपका एग्जीक्यूशन के प्लान क्या होने वाला है, वो भी आपको लिखना होगा। आउटकम्स क्या होगा, यानी कि पूरा करने के बाद आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो, वो आपको दर्शाना होगा, ठीक है। अब कौन से टॉपिक हैं वो कैसे आपको पता चलेगा, तो यहाँ पे आप जाओगे, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट दे रखा हुआ है, यहाँ पे देखो, डिपार्टमेंट एंड देयर सब टॉपिक्स फॉर सर्च एंड सारिप इंटर्नशिप। यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए ये है। फिर अगर आप कंप्यूटर साइंस के हो तो आपके ये टॉपिक यहाँ पे हैं। तो इनसे रिलेटेड क्या आपको है, इनसे रिलेटेड जो आपके मैक्सिमम वर्ड काउंट होगा 500 होगा, इसलिए आपका रिसर्च प्रपोजल लिखना होगा, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट हो जाता है। आपको 2 प्रोफेसर की लेटर रिक्वायर्ड होगी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जिसको एलओआर बोल सकते हो, ठीक है। जो ये फैकल्टी होंगे जो आप करंट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे, वो फैकल्टी मेंबर होंगे, उनके द्वारा ये आपका जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो आपका साइन होगा। ज़रूरी चीज़ ये याद रखना, जो फॉर्मेटिंग प्रोटोकॉल्स है वो ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो लेटर होगा, लेटर हेड होगा जिस पे आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होगा, वो इंस्टीट्यूट का हो सकता है, इंस्टीट्यूट के नेम का, या फिर फैकल्टी का भी लेटर हेड हो सकता है। उसमें मतलब साइन वगैरह प्रॉपर होना चाहिए। आपको एड्रेस किसको करना है, प्रोफेसर इन चार्ज ऑफिस ऑफ आउटरीच एक्टिविटीज़ आईआईटी कानपुर को, ठीक है। अब वेरिफिकेशन कैसा होगा, ऐसा नहीं कि आप कोई भी मतलब चैट जीपीटी से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लगवा के फर्जी कुछ चीज़ डाल के आप उसको सबमिट कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वेरीफाई ये करेंगे, जो सर्च ऑफिस होगा आईआईटी कानपुर का, वो वेरीफाई करेगा आपके रिकमेंडेशन लेटर को। डायरेक्टली आपके प्रोफेसर को कॉल जा सकता है और उनसे पूछा जा सकता है कि हाँ आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया है कि नहीं दिया है। आगे समझ में आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है लॉजिस्टिक एंड एकोमोडेशन की। तो जो हाउसिंग वगैरह है वो आपको आईआईटी कानपुर में ही दिया जाएगा, लेकिन इसमें जो बोर्डिंग लॉजिंग और मेस चार्ज होंगे वो पार्टिसिपेंट को खुद पे करना होगा, मतलब आईआईटी कानपुर के द्वारा ये प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जो इसका कन्फर्मेशन डेट है वो आपको 5 मई तक आ जाएगा, ठीक है। कहाँ आपको मतलब कौन सा हॉस्टल मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, 5 मई तक आपको पता चल जाएगा। कैंपस आप एक्सेस कर सकते हो ड्यूरिंग आपके इंटर्नशिप के दौरान। आपको रोल नंबर दिया जाएगा, ठीक है। आईआईटी कानपुर का ईमेल आईडी दिया जाएगा, लाइब्रेरी, जिससे कि आप लाइब्रेरी फैसिलिटी एक्सेस कर सकते हो। तो काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप आईआईटी कानपुर में जाके उनकी जो सारे फैसिलिटीज़ हैं वो यूज़ कर पाओगे और वहाँ पर रिसर्च कर पाओगे। अगर आप मान के चलो जो 11 मई से ये आपका इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाला है और आपके कॉलेज में हो सकता है कि इस ड्यूरिंग आपका मतलब समर वेकेशन स्टार्ट ना हुआ हो, आपके एग्ज़ाम्स वगैरह हो,
तो इस डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है 1 वीक के लिए, यानी कि 18 मई तक ये एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन ये कंडीशन ये है कि अगर कोई आपका ऑनगोइंग एग्ज़ाम चल रहा है तभी ये होगा और आपको उसके लिए वैलिड प्रूफ देना होगा। तो एक्सटेंशन कब तक अलाउ है? 18 मई तक अलाउड है। आगे चल में तो ये पूरा का पूरा डिटेल रहा। आपका ये डेट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रख लेना कि अभी इसका जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है, 2 फरवरी से ओपन हो चुका है। पोर्टल जो क्लोज़ होने वाला है 22 फरवरी को है, तो आप जाके अभी तुरंत जाके अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। जो वेबसाइट का लिंक है वो यहाँ पे भी दिया गया है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूँगा कि आपको लिंक दे दूँ रजिस्ट्रेशन का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।